हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज हम क्लास लेकर आए हैं क्लास 8 गुरुत्वाकर्षण, जो कि पीजीटी और लैब असिस्टेंट फिजिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से चैप्टर। तो देखिए, पहला चैप्टर जो है ये तो ग्रेविटेशनल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ही, गुरुत्वाकर्षण के बारे में, ठीक है। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और इसे किस चीज़ से सूचित किया जाता है, ये सारे चीज़ पढ़ेंगे। पास्कल्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। छोटा जी का मान, देखिए ये वाला गुरुत्वीय त्वरण का मान, और बड़ा जी का वैल्यूज़, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, ठीक है। और फिर गुरुत्वीय में स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे हम लोग, गुरुत्वीय विभव, बड़ा जी ये गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक होता है, और ये गुरुत्वीय त्वरण, ये दोनों में संबंध जो फॉर्मूलाज है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पढ़ने वाले हैं। परिक्रमण काल, उपग्रह का कक्षीय वेग, सारे चीज़ और कुछ कुछ पलायन वेग एंड सम इम्पॉर्टेंस पॉइंट्स, ठीक है। ध्रुवीय वेग ना, उपग्रह सैटेलाइट को, जब हम कृत्रिम सैटेलाइट को कितना दूरी पर रखेंगे कि वह पृथ्वी के चारों ओर वह परिक्रमा करते रहेगा, ठीक है ना। सारे प्लायन वेग का फॉर्मूलाज जो इम्पॉर्टेंट ये में लगते हैं सॉल्यूशन में न्यूमेरिकल्स के। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जो हम लोग फिजिक्स का क्लास कर रहे हैं, ये पीजीटी, लैब असिस्टेंट और अगर कोई जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो उनके लिए भी यह बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि एकदम नीचे के लेवल से इसका तैयारी कराया जा रहा है। यानी कि जो ये प्रश्न कवर होने के चांसेस है 90 से 100 के बीच में है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ गुरुत्वाकर्षण, और गुरुत्वाकर्षण के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं। तो पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी का मान, छोटा जी का मान, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण को छोटा जी से हम लोग सूचित करते हैं। वह क्या होता है, घटता है। पृथ्वी के हम लोग ऊपर जाएं या फिर नीचे आए, जी का मान क्या होगा, घटेगा, याद रहे, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के ध्रुव पर जो है ना, ये पृथ्वी के ध्रुव पर बहुत ही अधिकतम रहता है। चलिए नेक्स्ट। और न्यूनतम सबसे कहाँ होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान, भूमध्य रेखा पर, ठीक है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भूमध्य रेखा किसे कहते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का स्थायी मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति किलोग्राम, न्यूटन प्रति किलोग्राम। और इसका जो विमीय सूत्र होता है क्या होता है, L/T-2। चलिए देखिए, यहाँ गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता आ ही गया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पॉइंट फ्योर्स क्लास। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग I से सूचित करते हैं। एकांक द्रव्यमान के पिंड पर आरोपित बल को उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, ठीक है। एकांक द्रव्यमान के पिंड पर, या फिर पिंड, आप सोच रहे हो कि पिंड क्या कहलाता है, तो यह जो होता है कोई वस्तु होता है, ठीक है, उस पर आरोपित बल को उस बिंदु का गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछता है यहाँ से। तो I इक्वल टू कोई आरोपित बल हो रहा है m द्रव्यमान की वस्तु पर, ठीक है। ये गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जो है यह एक क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। इसका मात्रक क्या है, देखिए न्यूटन प्रति किलोग्राम, ठीक है। यानी कि यहाँ देख लीजिए IF जो है बल है, यानी कि बल का हो गया न्यूटन और द्रव्यमान का किलोग्राम। तो इसको हम लोग उलटते हैं तो प्रति हो जाता है, यानी कि ऊपर ले जाएंगे तो K-1 प्रति इसको भी बोलते हैं, या फिर ये ना लिखकर ये डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। पास्कल्स लॉ पढ़ लेते हैं। द्रव्य की किसी एक बिंदु पर आरोपित बल अन्य सभी बिंदुओं पर समान रूप से संचरित होते हैं। जैसे द्रव्य चालित लिफ्ट का उपयोग भारी वस्तुओं के लिए को उठाने में किया जाता है, ठीक है। कार, ट्रक, मोटर, गाड़ी, ट्रैक्टर आदि को ऊपर उठाने में इसका उपयोग किया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। ये जो पॉइंट है क्लास का, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। द्रव्य का स्थायी मात्रक क्या होता है,
पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। ठीक है, 1 पास्कल इज इक्वल टू क्या होता है? ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, डायरेक्ट है ना पूछ दिए जाते हैं, आप इसको मजाक में मत लीजिएगा। ऐसे ऐसे प्रश्न स्टूडेंट्स लोग गलत करके आते हैं, है ना। सिलेबस में तो दिया है कि ग्रेजुएशन लेवल का पूछेगा, लेकिन ये नहीं बोला है कि फिजिक्स पूछ रहा है, आपका बेसिक नॉलेज से पूछेगा। ठीक है, 1 बार इज इक्वल टू 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल होते हैं। और इसके चलिए कुछ उदाहरण पढ़ लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक ट्रैक्टर में भी आप देखे होंगे बहुत सारे गाड़ियां हैं जो हाइड्रोलिक लिफ्ट से उसके डाला उठते हैं और बालू या छरी या फिर कोई भी आइटम्स होते हैं उसमें जो पीछे उलट कर गिरा दिए जाते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक हो गए, जो बड़े बड़े ट्रक में लगे होते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक ही लगे होते हैं, अदरवाइज उतनी भारी ब्रेक नहीं लग सकते हैं। ठीक है, कोई एयर प्रेशर ब्रेक होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, बहुत सारे टाइप होते हैं। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट ऑफ द फिजिक्स, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। और ये आपको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे। अगर अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर करेंगे, है ना। ये जो आपका नोट्स बन रहा है और आपको ग्रेजुएशन लेवल के जो 10 चैप्टर पढ़ने हैं उसके भी PDF मिलेंगे सिर्फ 399 में। अब सोच रहे होंगे कि भाई 4000 5000 का क्लास नोट्स जो मिलता है, प्रोवाइड होता है, सिर्फ आपको 399 में हम प्रोवाइड करा दे रहे हैं। देखिए कितना है, एकदम स्टूडेंट्स लोग के लिए बहुत ही सस्ता है। और ये केवल एक एग्ज़ाम में नहीं काम आने वाला है, सारे एग्ज़ाम में काम आएगा, लेकिन स्पेशली फॉर PGT और लैब असिस्टेंट फिजिक्स का है ना। लेकिन ये जो नोट्स बन रहे हैं ना, आप जनरल कंपटीशन में भी ये सब प्रश्न पूछते हैं, आप देख ही रहे हैं। तो 2 पिंडों यानी कि वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल दोनों कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके कण के बीच की दूरी के वर्ग के यानी कि डिस्टेंस का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा होता है। यानी कि जो बल है, जो द्रव्यमान वस्तु, इसके अनुक्रमानुपाती होता है और ये दोनों के बीच की दूरी यानी कि यहाँ m है यहाँ m2 है, तो ये दोनों के बीच की दूरी इसका है, सो व्युत्क्रमानुपाती होता है वर्ग के, अब इसका अनुक्रमानुपाती होता है f। देन f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। देन f इज इक्वल टू g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। व्हाट इज g? देखिए यही जो प्रश्न है 8 दिसंबर 2022 को पूछ दिया था, यही जो प्रश्न है, ठीक है ना, कि g का मान क्या होता है। ठीक है, g का मान क्या होता है। ठीक है, तो g का जो वैल्यूज होता है, g क्या है, ये एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है ना। g का जो वैल्यू होता है 6.67 मल्टीपल 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। g एक अदिश राशि है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर। तो g एक क्या है, अदिश राशि है। f इज इक्वल टू g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। m1 अगर m1 इज इक्वल टू 1 एंड m2 इज इक्वल टू 1 और r1 इज इक्वल टू 1, तो f इज इक्वल टू जो यहाँ बल है वह गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। देन अगर आपको पूछे कि बल और गुरुत्वाकर्षण बल कौन से कंडीशंस में बराबर होंगे, जब दोनों मास, दोनों जो वस्तु का जो द्रव्यमान है और उस द्रव्यमान, दोनों द्रव्यमान की दूरी सेम हो, देन g इज इक्वल टू f होगा या f इज इक्वल टू g होगा। ये आप नोट कर लीजिएगा। तो g का भी फॉर्मूलाज अगर बराबर है तो g इज इक्वल टू f की जगह पर g की जगह पर f। देन ठीक है, देन उलट जाएगा तो r है सो ऊपर चला जाएगा। ये तो मैथ के कैलकुलेशन का सवाल है, ये आप खुद जानते हैं, बहुत तेज है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। g का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो g का जो मात्रक होता है क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यानी कि g का जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र होता है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र होता है m-1 L3T-2। चलिए अब हम लोग नोट्स के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है g, उसका मान कणों की प्रकृति, द्रव्यमान, माध्यम तथा ताप एवं समय पर निर्भर नहीं करता है।
दूसरा पॉइंट क्या कहता है, एकांक दूरी पर रखे दो एकांक द्रव्यमान के कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उसके सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, ये सब सारे पॉइंट्स को पूछकर प्रश्न पूछ देता है, ठीक ना, आपको आंसर देना है वहाँ। गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, ठीक है। यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो होता है, जैसे एक यहाँ है एक वस्तु और दोनों का इधर है, तो गुरुत्वाकर्षण बल की भी दिशा किस प्रकार होगी, इधर ही होगी, ये बोलना चाह रहा है। जी के मान का क्या अर्थ है, यानी जी के मान का क्या अर्थ है, इसका अर्थ ये है कि 1 मीटर की दूरी पर रखे दो 1-1 kg द्रव्यमान के पिंड के बीच की दूरी, ठीक है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन का आकर्षण बल लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, गुरुत्वीय त्वरण का मान की ओर हम लोग चलते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती हुई किसी वस्तु के वेग में, अब गुरुत्वीय त्वरण आ गया है भाई, गुरुत्वीय त्वरण आ गया है, ये पॉइंट्स अलग, छोटा जी का बारे में, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। तो पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकेंड से होने वाली वृद्धि को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण कहा जाता है। इसे किस चीज से सूचित करते हैं, जी से, ठीक है। जी का त्वरण का मान आकार द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। जी का मान किस पर नहीं करता, आकार और द्रव्यमान पर, और बड़ा जी का भी वही था, ठीक है। जी का मान वस्तु के स्थान पर निर्भर करता है। जी इज इक्वल टू क्या होता है, F/m। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर दूसरा में आप लिख सकते हैं न्यूटन प्रति किलोग्राम होता है। जी का जो विमीय सूत्र होता है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का, वो L/T-2 होता है। जी के मान में परिवर्तन कब होता है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो पृथ्वी की सतह पर ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, याद रहे, पृथ्वी की सतह पर ऊपर या नीचे जाने पर, है ना। जी का मान ध्रुव पर मैक्सिमम होता है, जी का मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। अगर आपसे पूछे कि गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 कहाँ होता है, तो आप भूमध्य रेखा और ध्रुव पर यानी कि पोल पर मत बोल दीजिएगा, वो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण में संबंध का जो फॉर्मूला होता है, देखिए ये आपका VVI है। इससे ही प्रश्न आते हैं, डायरेक्ट पूछ देते हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण में संबंध क्या है, ठीक है। तो G इज इक्वल टू, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण इज इक्वल टू G me/r²। एम क्या है और आर क्या है, तो एम पृथ्वी का द्रव्यमान है और आर पृथ्वी की त्रिज्या है, ठीक है। इस फार्मूला से स्पष्ट होता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। गुरुत्वीय विभव, एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं। इसे स्मॉल v से सूचित किया जाता है। v इज इक्वल टू माइनस कार्य, यानी कि W/m, यहाँ m द्रव्यमान है, W कार्य है, ठीक है। गुरुत्वीय विभव हमेशा विभव जो है निगेटिव होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम। विमीय सूत्र L²T-2, यह एक अदिश राशि है। नेक्स्ट, गुरुत्वीय की स्थितिज ऊर्जा, यानी इसे U से सूचित करते हैं। गुरुत्वीय बल द्वारा पिंड को अनंत से पृथ्वी तक, ठीक है, लाने में किया गया कार्य ही पिंड में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। इसे U से सूचित करते हैं और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा इस कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, ठीक ना। यानी कि ये जो U इज इक्वल टू माइनस ऋणात्मक कार्य, ठीक है, माइनस U इज, दोनों बराबर होता है। U इज इक्वल टू माइनस G me/RE m। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है, याद रहे, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट पॉइंट की अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। विमीय सूत्र जो होता है
ml² - 2 यह एक अदिश राशि है। उपग्रह का कक्षीय वेग इसे v से सूचित करते हैं, v0 से, ठीक है। यहाँ जो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है, F = G/m/r², है ना। उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो उस पर लगने वाले अभिकेंद्र बल क्या होता है, mv0/r, यानी कि हम लोग तो बोलते हैं कि mv²/r, ठीक है। तो यहाँ है mv0 है, ठीक है। अब v0 = GRE, ये आप सूत्र याद रखिएगा कक्षीय वेग का, ठीक है। कक्षीय वेग का ये चीज़ आपको फॉर्मूला बहुत ही काम आएगा कि उपग्रह का कक्षीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो √GRE, है ना। चलिए इसका कुछ कक्षीय वेग का हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि कक्षीय वेग, ये सारे पॉइंट्स पूछ देते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा VVI है, ठीक है, कि कक्षीय वेग की विशेषताएं बताएं। तो कक्षीय वेग का मान उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, उपग्रह की ऊंचाई पर निर्भर करता है, ठीक है। सिर्फ ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह की ऊंचाई बढ़ने पर कक्षीय वेग का मान घटता है और कक्षीय वेग को प्रदर्शित से v से प्रदर्शित किया जाता है। अगर कक्षीय वेग की ऊंचाई हम घटाते हैं तो कक्षीय वेग का मान जो बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। कक्षीय वेग का मान क्या होता है, तो v = यहाँ देखिए √GRE हम लोग लिखे, यानी कि g का जो मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6 पॉइंट, याद रहे पृथ्वी की त्रिज्या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग सोच रहे होंगे कि RE क्या है, RE क्या है, तो यही पृथ्वी की त्रिज्या है, अर्थ रेडियस, ठीक है। तो यहाँ जो होता है 6.4 × 10⁻6 मीटर होते हैं। अगर फॉर्मूला पर हम इसको बैठाएं, ठीक है, तो क्या होता है, कक्षीय वेग का मान 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, याद रहे। परिक्रमण काल, उपग्रह का परिक्रमण काल क्या होता है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो इसका जो सूत्र होता है, सबसे पहले आप सूत्र याद रखें, T = 2π √RE/g, √RE/g। उपग्रह का परिक्रमण काल उपग्रह की ऊंचाई पर निर्भर करती है। h बढ़ाने पर t का मान बढ़ जाता है, h बढ़ाने पर t का मान बढ़ जाता है। परिक्रमण काल जो है, परिक्रमण काल, उपग्रह का परिक्रमण काल क्या होता है, यही फॉर्मूलाज पर हम लोग बैठाए, ठीक है। r = कितना, g = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और r = 6 पॉइंट मीटर, इतना है मीटर। तो परिक्रमण काल का जो मान हम लोग बैठाए, तो मान कितना निकल कर आया, यानी कि वैल्यू जो इसका आया परिक्रमण काल, यानी कि यहाँ देख लीजिए, यानी रिवॉल्यूशन, ठीक है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जो होगा उपग्रह का 8 यानी कि 84.6 मिनट होता है, ठीक है। एक परिक्रमण काल कितने देर में करेगा, 84.6 मिनट में कर लेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। भूतुल्यकारी या फिर स्थैतिक उपग्रह, है ना। तो यह उपग्रह पृथ्वी के तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपस्थित रहती है, और 36,000 किलोमीटर उपस्थित रहती है तभी यह पृथ्वी के चारों ओर घूम पाती है, अदरवाइज नहीं घूम पाएगी, जिसे कृत्रिम उपग्रह भी कहते हैं। यह उपग्रह अपने दूरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करती है, ठीक है। सारे उपग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर करती है, पश्चिम से पूर्व ये उपग्रह और एक शुक्र ग्रह, ठीक है। 42,200 किलोमीटर की त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं ये कृत्रिम उपग्रह। इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के समान ही होता है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, यानी कि 24 घंटे, ठीक है। ध्रुवीय उपग्रह किसे कहते हैं, तो इस उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी के तल से काफ़ी कम होती है, पृथ्वी के परितः। दूसरा पॉइंट है, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर इसका परिक्रमण काल होता है, घूमती है, यानी ध्रुवीय उपग्रह जो होता है जस्ट उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, याद रहे। ध्रुवीय उपग्रह का जो ये होता है परिक्रमा जो करते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, इसका परिक्रमण काल 100 मिनट के लगभग होता है, यानी कि 100 मिनट में एक चक्कर लगा देता है। पृथ्वी के तल से 500 से 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं, और इस उपग्रह की सहायता से जानकारी प्राप्त होती है किस चीज़ के बारे में, मौसम, सैन्य परीक्षण, मानचित्र की जलवायु में परिवर्तन की जानकारी, ये सब सारे जानकारी प्राप्त होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। तो यह वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर फेंकने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाए और पृथ्वी पर कभी वापस न आए, इसे पलायन वेग कहते हैं, और इसे एस्केप ऑफ वेलोसिटी कहते हैं, और v से इसको प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो फॉर्मूलाज होता है v = -Gm/re, ठीक है। यहाँ ये द्रव्यमान है पृथ्वी का, और ये re क्या है, त्रिज्या है। तो पलायन वेग से फेंकने के लिए जो वस्तु को दी गई
गतिज ऊर्जा पलायन ऊर्जा कहलाता है। ये भी आप याद रखिएगा, पलायन ऊर्जा को U से सूचित करते हैं। पलायन वेग का सूत्र क्या होता है? तो V = √2gRE। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पलायन वेग का जो मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध क्या होता है? तो V = √2v0। ठीक है, ये डायरेक्टली पूछ देता है कि पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध क्या है। ठीक है, कक्षीय वेग का मान दे देगा और आपको पलायन वेग का वैल्यू पूछ देगा, या पलायन वेग का मान पूछ देगा और ये आपको कक्षीय वेग पूछ देगा। तो आपको ये आंसर निकालने होंगे। ठीक है, तो इससे एक हम लोग जानते हैं कि अगर पृथ्वी के समीप परिक्रमा कर रहे उपग्रह पर कक्षीय वेग √2 गुना बढ़ाया जाए तो पृथ्वी पर वापस वह उपग्रह जो है कभी नहीं आएगा। चंद्रमा तल पर किसी निकाय का पलायन वेग कितना होता है? 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट जो है और लास्ट जो है आपका ये क्लास 8 क्लास का गुरुत्वाकर्षण का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा और इससे प्रश्न जरूर 1 से 2 आएंगे। तो वीडियो को अच्छी तरह देखे होंगे तो इसी प्रकार का वीडियो अगले वीडियो भी आएंगे, है ना। तो वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है आप लोग के लिए। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए, जल्दी सक्सेस हो जाइए, यही मेरी प्रभु से मनोकामना है। तो पलायन वेग किन कारकों पर निर्भर करती है? तो गुरुत्वीय त्वरण और ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करती है। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। धन्यवाद। और आपका क्लास 9 होगा वेव। ठीक है, और ये ग्रेजुएशन लेवल में भी वेव पढ़ाएंगे, जो कि डिटेल्स रूप से होगा। इसमें केवल छोटा छोटा पॉइंट्स है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो कि आपको बेसिक के लिए बहुत ही बेस्ट है। ठीक है ना, बेसिक आपको पढ़ेंगे तभी तो वो समझ में आएगा, है ना। चलिए, जय हिंद।